नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके बताइए। और आप लोग जो भी आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको आप क्वेश्चन फॉर्म में मुझे कमेंट करके लिखिए ताकि मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं। और इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकेंगे। हम लोग जो है वो CSIR नेट में जो आने वाली फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो केमिकल काइनेटिक्स है। आप लोगों को सीक्वेंस में जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे सीक्वेंस से वीडियो मिलते हुए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग कल की क्लास में जो है वो डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर स्टडी कर रहे थे और हम उनके हाफ लाइफ रिएक्शंस भी निकाली थी। देखो अब आप लोग, हमने कल की जो क्लास में स्टडी किया था इंटीग्रेटेड rate equation and half life of different orders. हमने कल की क्लास में जीरो ऑर्डर के लिए निकाली थी, जीरो ऑर्डर के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी -dx अपॉन dt ये इक्वल टू k, इक्वेशन 1। फिर हमने निकाला था x इक्वल टू kt और हमने इनका t हाफ निकाला था a अपॉन 2k। ये तीन इक्वेशंस हमने जीरो ऑर्डर के लिए काम में ली थी। इन तीनों इक्वेशंस को आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए -dx अपॉन dt ये निकाला था k a माइनस x। उसके बाद हमने इसकी रेट इक्वेशन निकाली थी kt इक्वल टू 2.303 log ऑफ a अपॉन a माइनस x। और फिर हमने इसका t हाफ निकाला था, ये निकाला था 0.691 अपॉन k। ये तीनों इक्वेशंस आपकी, इसकी भी आपको याद हो जानी चाहिए। इन्हीं तीनों इक्वेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर की बात की थी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में हमने एक बार ये कहा था कि दोनों रिएक्टेंट जो हैं उनकी कंसंट्रेशंस बराबर हैं। दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस क्या है? बराबर। उस केस में हमने -dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली थी, ये थी k a माइनस x का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशंस फाइंड आउट की थी और इंटीग्रेटेड इक्वेशंस की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो आई थी 1 अपॉन a माइनस x माइनस 1 अपॉन a और इसकी वैल्यू थी kt। इसके लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकाली थी और जिसकी वैल्यू आई थी 1 अपॉन a माइनस x माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू kt। उसके बाद हमने इसका हाफ लाइफ निकाली थी और हाफ लाइफ की वैल्यू थी t हाफ, ये इक्वल टू था 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन a फाइंड आउट किया था। ये निकला था आपका 1 अपॉन ka। इसका t हाफ निकला था 1 अपॉन ka। यहां तक निकाल लिया था कल की क्लास में। आज मैं आपको nth ऑर्डर का निकालना सिखाऊंगी। अगर आप लोग ये अलग अलग इक्वेशंस भी याद नहीं कर रहे हो तो उस nth ऑर्डर की इक्वेशंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? nth ऑर्डर की इक्वेशंस, और वो उससे हम ये सारी इक्वेशंस वापस ड्राइव कर सकते हैं।
चलो हम स्टार्ट करते हैं nth ऑर्डर। ए से क्या बना, प्रोडक्ट बना, ठीक है। वही हम क्या ले रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे ये a बना और ये x बना, 0 बना। t इक्वल टू t टाइम पे ये a माइनस एक्स बना और ये x बना, कंज्यूम हो गया और x प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। रेट हमारा क्या होता है, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग nth ऑर्डर का है, तो क्या करोगे आप, k और a की कंसंट्रेशंस की पावर n, यही करोगे। क्या आएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी पावर क्या आएगी, k, a की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स, इसकी पावर n। कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए, ये तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। चलो आगे, अब इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशंस के लिए कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो क्या करूंगी, पहले सबसे पहले हम वेरिएबल्स सेपरेट कर लो, सेम वेरिएबल्स को एक साथ ले आओ, ये कंसंट्रेशन वेरिएबल्स हैं, इनको एक साथ ले आओ, के डी टी। क्या करना है अब आपका, इसको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है, करो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको ध्यान होगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिखा था आपने, 1 अपॉन ए माइनस एक्स, यही आया था। ये कैसे आया था, याद रखो, जो पावर है वो 1 अपॉन 2 माइनस 1, पावर थी वो -1 हो गई, a माइनस एक्स और इसकी पावर 2 माइनस 1, फिर उसके बाद ये माइनस में आया था और उसके बाद इसको भी किया था तो भी माइनस आया था, ये माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया था, प्लस में। तो आपका ये जो वैल्यू आएगी, कौन सी, 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर n, इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन, इस वैल्यू को जो लिखोगे वो लिखोगे 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 इंटू में, चाहे तो इसी के ऊपर a माइनस एक्स इसकी पावर n, a माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आएगी। ये आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना आ गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम उसी के आधार पे निकाल रहे हैं। इसका जो इंटीग्रेशन है आपका, देखो मैंने आपको यहाँ पे 1 अपॉन ए माइनस एक्स, इसका याद रख लेना। क्या करते हो आप, 1 अपॉन ए माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 माइनस 1 था और इसका ये माइनस की वैल्यू आती है, -1 की इसकी वैल्यू क्या बनी, पावर 2 माइनस 1, मीन पावर एक कम हुई, पावर हमने एक कम कर दी, 2 n माइनस 1, और ये क्या है 2 माइनस 1 n माइनस 1, ये क्या आया, के टी। यहां तक चलो आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम उसी तरीके से निकाल रहे हूं, के टी प्लस सी इंटीग्रेशन। इस सी को फाइंड आउट करने के लिए हम कल किस पे गए थे, इनिशियल कंडीशंस पे। किस पे चले गए थे, इनिशियल कंडीशंस पे। इनिशियल कंडीशंस क्या है आपकी, t इक्वल टू 0 है, उस केस में व्हेन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 0। जब t इक्वल टू 0 है उस टाइम x की वैल्यू क्या है, 0, 0 है तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, सॉरी, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है, 0, 0 है तो a माइनस एक्स की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a में। तो रखो, ये क्या बना, 1 अपॉन n माइनस 1, a माइनस एक्स की जगह में क्या रखूं, a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू k इंटू में 0 प्लस में c, k इंटू 0 प्लस में c। कंडीशंस रख दी आपने यहाँ पे, इस वैल्यू में a माइनस एक्स की जगह आपने क्या रखा, a, और ये कंडीशंस पुट हो गई। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, c की। ये वैल्यू देखो अपने आप 0 में कन्वर्ट हो गई,
तो c की वैल्यू हमारे पास आई 1/n-1 a की पावर n-1, यही आई। इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं, क्या आएगा? 1/n-1 a की पावर a-x की पावर n-1 किसके इक्वल है? ये kt प्लस 1/n-1 a की पावर n-1, यही वैल्यू आई। कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड ले आओ, लेके आओ। जैसे ही मैं इसको यहां लेके आई, क्या बना? 1/n-1 a-x की पावर n-1 माइनस 1/n-1 a की पावर n-1 किसके इक्वल हुआ? kt के इक्वल। दोनों में n-1 कॉमन आ रहा है, 1/n-1 कॉमन ले लो, क्या आया? 1/a-x की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1 इक्वल टू kt। एक इक्वेशन तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये वाली इक्वेशन। अब देखो kt आपका क्या था? फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की बात करें हम, kt, तो जहां n है वहां जीरो लगा दो। सेम इसी तरीके से ये क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे भाई, a-x की वैल्यू यहाँ 0 -1 बनेगा, और जब इसको सोल्व करोगे तो kt की वैल्यू केवल आपके x के ऊपर डिपेंड करेगी। तो kt इक्वल टू क्या आया था आपका? x, निकाल लेना चाहिए आप इसको। तो इस इक्वेशंस का यूज हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को निकालने के लिए n की जगह उस ऑर्डर को रख देते हैं और वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, अब इसके लिए हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की क्या डेफिनेशन थी कि जब a-x की वैल्यू t इक्वल टू t हाफ पे a-x की वैल्यू क्या हो जाती है? a/2। क्या हो जाती है? जब रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो जाए? हाफ कंज्यूम हो जाए, वो टाइम उसके लिए क्या कहलाती है? उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। तो मैं ये कंडीशंस इस इक्वेशन में पुट करूंगी, देखो क्या आएगा? 1/n-1 एज इट इज 1/a-x, इसकी जगह वैल्यू क्या है? a/2। a-x की जगह मैं वैल्यू क्या पुट करूं? a/2 इसकी पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1 किसके इक्वल है? ये k, और उस t को मैं क्या बोलूंगी? t हाफ। चलो आगे, इस 2 की पावर, जैसे मैं इसको देखो n-1, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या? 1/a की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1। इस 2 को मैं कहां भेज दूं? यहां पे। तो क्या आ जाएगा? ये 2 की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1 किसके इक्वल हुआ? k t हाफ। इसको और सोल्व कर लो, दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है? a की पावर n-1, 1/n-1 किसके इक्वल हुआ? a की पावर n-1 एलसीएम आ गया। यहाँ क्या है? 2 की पावर n-1 माइनस 1, ये इक्वल टू k t हाफ। किसकी वैल्यू निकालनी है? t हाफ की, तो इसके को इसके नीचे भेज दो। तो t हाफ की इक्वेशन आपके लिए क्या बनी? 1/k(n-1) 2 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n-1, ये बनी है t हाफ। आपको ये दोनों इक्वेशंस याद रखनी है। इन इक्वेशंस में जहां n लिखा है वहां ऑर्डर की वैल्यू रख देंगे तो हमें किसी भी ऑर्डर का t हाफ मिल जाएगा, और किसी भी ऑर्डर के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं, ये दोनों इक्वेशंस का यूज करूंगी और मैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकालूंगी।
ये दोनों इक्वेशन साइड में लिख रही हूं, क्योंकि ऑर्डर की वैल्यू तो फ्रैक्शन में हो सकती है। हमने स्टडी किया था कि ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है और ऑर्डर फुल इंटीग्रल में भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 0 भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं हो सकती। देखो अब KT ये वैल्यू है 1/n-1 1/a-x की पावर n-1 -1/a की पावर n-1। एक तो ये निकली और एक टी हाफ ये निकला है 1/kn-1 2 की पावर n-1 -1 अपॉन में a की पावर n-1। अब देखो मैं n इक्वल टू 3/2 5/2 1/2 आपकी इच्छा है कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने n इक्वल टू 3/2 यूज किया तो KT की वैल्यू क्या आ गई, जहां पे n की वैल्यू है वहां पे मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी 3/2, तो ये क्या आएगा 1/3/2 -1। ये क्या आया 1/a-x, इसकी पावर क्या आएगी 3/2 -1 -1/a की पावर, यहां भी क्या रखूंगी 3/2 -1। क्या आएगा, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। KT इक्वल टू ये क्या बना 3/2 -1 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ये बना 1/1/2, ये 2 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये यहां तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, ये क्या बना 1/a-x की पावर क्या बनेगा 1/2 माइनस 1/a की पावर 1/2। ये तो इसकी रेट इक्वेशन निकल गई, किसकी 3/2 के लिए, n इक्वल टू 3/2 के लिए रेट इक्वेशन ये फाइंड आउट हुई। अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, टी हाफ की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो टी हाफ वाली इक्वेशंस को काम में लो और जहां पे n की वैल्यू रखी है वहां पे आप क्या वैल्यू रख दोगे, जहां पे n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 3/2। देखो इस वाली वैल्यू को यूज कर रही हूं, टी हाफ ये वैल्यू थी 1/k(n-1) 2 की पावर n-1 -1 अपॉन a की पावर n-1, ये इक्वेशन है। अब मैं n की जगह कौन से ऑर्डर की निकाल रही हूँ 3/2 का टी हाफ निकाल रही हूँ, तो n इक्वल टू क्या रखूंगी 3/2, तो टी हाफ मेरा क्या आ जाएगा 1/k 3/2 -1 2 की पावर 3/2 -1 -1 अपॉन a की पावर 3/2 -1। देखो इसको और सोल्व करो थोड़ा सा, तो टी हाफ की वैल्यू आपके पास क्या बनी 1/k, ये क्या बना 1/2, वही 1/2 बना तो 2 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये क्या बना 2k। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/2, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर। अब देखो यहां 2 की पावर क्या हो गया 1/2, भाई 3/2 -1 क्या बना 1/2 -1, और नीचे क्या बना a की पावर वही 1/2, यही हुआ 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो मैं इसको अंडर रूट की फॉर्म में भी दिखा सकती हूँ 2/k, ये क्या बना √2 -1 अपॉन एक √a। ये टी हाफ किसका निकल के आया 3/2 का, 3/2 का टी हाफ निकल के आया। 5/2 का निकालती तो जहां पे आपने 3/2 लिखा है या कहें कि जहां पे n लिखा हुआ है वहां पे किसकी वैल्यू पुट करती मैं 5/2 की, जहां n लिखा हुआ है वहां एक और करके दिखा रही हूं आपको,
आपको सिर्फ ये दोनों इक्वेशंस याद रखनी है। आप किसी भी ऑर्डर की टी हाफ निकाल सकते हो और किसी भी ऑर्डर का आप इंटीग्रेटेड इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हो। देखो n इक्वल टू 5/2 यूज कर रही हूं। के टी क्या है 1 अपॉन, जहां n है वहां मैं क्या रख दूं 5/2 माइनस 1, क्या आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स, और इसकी पावर क्या है n माइनस 1, तो 5/2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर वही 5/2 माइनस 1, यही है। देखो अब ये क्या बना, ये पूरा जो है वो 3/2 बनेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5/2 माइनस 1 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो के टी इक्वल टू 2/3, यही फॉर्म आएगी आपकी। ये 5/2 को माइनस में 1 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 3/2 बनेगी, 3/2 बनेगा तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, यही बना 1 अपॉन a माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या बनी, इसकी वैल्यू जो बनी वो 3/2 माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3/2, ये तो आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। टी हाफ निकालना है हमें। टी हाफ के लिए कौन सी इक्वेशन काम में लोगे, ये वाली, क्या है 1 अपॉन के, एन की जगह में 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, क्या आया 2 की पावर 5/2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 5/2 माइनस 1, क्या बनेगा टी हाफ 1 अपॉन के, ये वही बनेगा 3/2, और 3/2 का इनवर्स लिखेंगे हम, तो ऊपर 2 और नीचे 3, तो ये आएगा 2/3 के, ये क्या बना 2 की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 3/2। इसका यूज करके हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं किसकी, n इक्वल टू 5/2 ऑर्डर वाले की। ये थे आपके रिएक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस थी और हाफ लाइफ हमने याद की है। अब हम इनके एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। जो जो हमें पता है पहले हम वो लिखेंगे और उनसे हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठा के क्वेश्चंस वहीं से पुट कर देते हैं, तो हमें तो सिर्फ हमारे क्वेश्चन से मतलब है, इसलिए हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर। देखो आपको क्या क्या पता है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमें क्या क्या पता है, रेट जो होता है उसको हमने लिखा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, और ये लिखा के। ए की पावर 0 था तो कोई मतलब नहीं था, ए की पावर 0 था, 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यही था आपका। चलो आगे, उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली x इक्वल टू के टी। हमने एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली x इक्वल टू के टी, और फिर हमने टी हाफ निकाला इसका a अपॉन 2 के। ये तीनों इक्वेशंस हमें पता है। अब देखो दो चीजें तो हमें यहीं से पता चल गई, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें यहीं से पता चल गई कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे। तो फर्स्ट क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज independent the concentration of reactant की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब मैं रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ खींचूंगी, तो जब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मेरा जो ग्राफ है वो क्या आएगा, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रेट, देखो ध्यान से, रेट वर्सेस किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, वर्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मेरा रेट किसके आएगा, कंसंट्रेशंस के पैरेलल एक्सिस पे आएगा, यही था। और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, किसके पैरेलल मिलेगी हमें, रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या है, रेट। रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके का यदि आपको ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ है, तो आपको बताना होगा कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस का ग्राफ है। किस किस के बीच में है, ध्यान रखना, रेट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के बीच में। रेट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट लाइन मिलती है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, या कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पैरेलल मिलती है, क्योंकि ये कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, चलो आगे। अब आता है टी हाफ। देखो आपका टी हाफ जो है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने इससे लिख लिया, अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। टी हाफ जो है वो हमारा क्या है, a अपॉन 2k, a अपॉन 2k। a इनिशियल कंसंट्रेशन है। मैं यदि ग्राफ खींचूं टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी हाफ, तो ये तो मेरा y हो गया और ये क्या हो गया, 1 अपॉन 2k a। आपको ग्राफ खींचना बताया था, ये y है, ये m की तरह बिहेव करेगा और ये x है। ये A क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। याद करो हमने यही बोला था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो A हमारा क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मैं जब इनके बीच में ग्राफ खींचूंगी तो मेरा क्या आएगा, एक लीनियरिटी इंक्रीमेंट आएगा। कैसा आएगा, लीनियरिटी इंक्रीमेंट आएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ऐसा ही खींचा था, y इक्वल टू mx। कहां से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वही बातें याद करो। कहां से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिन से बनना स्टार्ट होता है। तो ओरिजिन से होगा, तो मैं जब ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पे क्या है, टी हाफ, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द हाफ लाइफ ऑफ zero order reaction is directly proportional to the reactant concentration। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसका स्लोप जो होगा, स्लोप क्या होता है, m की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2k। m की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2k। इस स्लोप का यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ी
कि रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वहां पे हमें जो ग्राफ मिलता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिलेगा। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि टी हाफ, जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो टी हाफ इक्वल टू 1/2 के इनटू में ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को बढ़ाती जाऊंगी मेरा टी हाफ भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो जब मैं टी हाफ और ए के बीच में ग्राफ खींचूंगी तो इस तरीके का एक लीनियर ग्राफ मिलेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा 1/2 के, 1/2 के। मैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इक्वेशंस करा रही हूं। चलो इससे रिलेटेड, टी हाफ से रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, in a zero order reaction we plot a graph between T half and the concentration of reactant। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना बताया है कि ग्राफ प्लॉट करना है आपको टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और उसके बाद हमें दिया हुआ है द स्लोप ऑफ ए ग्राफ is obtained (2.0 into 10⁻³ mole second inverse). 2.0 into 10⁻³ mole second inverse। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द rate of reaction and rate constant। क्या क्या करना है? रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए क्या देखते हैं कि हमें किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ए ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और किसका? जीरो ऑर्डर का। तो हमें सबसे पहले टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। हमें पता है कि टी हाफ की वैल्यू जो होती है वो A/2K होती है। यहां तक आ गई। मीन्स जब मैं इसके बीच में ग्राफ खींचूंगी तो मेरा ग्राफ ये आएगा। इतनी बात पता होने के बाद आप अगला स्टेप क्या करोगे कि अच्छा इसका स्लोप क्या होगा। ये मेरे लिए y था और ये मेरा पूरा m बना और ये x है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? x की तरह। तो ये तो रहा x, x को मैं a से डिनोट कर रही हूं, और ये मेरा y, y मेरा t हाफ। तो इसका स्लोप किसके इक्वल हुआ? अब 1/2 के। यही हुआ 1/2 के। क्या दिया हुआ है आपको? स्लोप की वैल्यू दी हुई है। कितनी? 2 into 10⁻³ मोल सेकंड इनवर्स। कितनी दी हुई है? 2 into 10⁻³ मोल सेकंड इनवर्स। क्या होगा? स्लोप की वैल्यू रखो 2.0 into 10⁻³ किसके इक्वल? 1/2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल। यहां तक आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। इस के को मैं इधर भेजूं। भाई हमें क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। ये भी निकालना है। स्लोप दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा है। तो इसको मैं यहां भेजूं, इधर यहां लेके आऊं इसको, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 into 2.0 into 10⁻³ 10⁻³ ऊपर की तरफ गया तो ये तो जो बना ये प्लस में आ जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 into 10⁻³। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे
तो मैं यहाँ क्या कर दूं, k की वैल्यू आएगी, ये 1000 है अपॉन में 4, 250। 250। अब इसकी यूनिट, जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है वो पता होनी चाहिए। क्या होती है रेट कांस्टेंट की यूनिट? सेकंड इनवर्स, मोल सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलो आगे। हमें पता है कि जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो और रेट में एक रिलेशनशिप है। रेट आपका याद रखो, रेट क्या था आपका जीरो ऑर्डर का, k इंटू ए की पावर 0, यही था। जब a की पावर 0 हो गया मीन्स ये तो वैल्यू 1 में बदली, तो जो रेट है वही क्या है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है वही किसकी वैल्यू है, रेट की। तो रेट की वैल्यू क्या आ गई, 250 मोल सेकंड इनवर्स। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, रेट की वैल्यू आ गई। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं, डायरेक्ट निकालने आते हैं। तो ये हमें कब आएंगे, जब हमें जीरो ऑर्डर की सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में हो कि किस किस तरीके से चेंजेस आते हैं। इसके आगे का पोर्शन हम कल की क्लास में करेंगे। आपको जो है वो nth ऑर्डर की रेट इक्वेशंस ध्यान में होनी चाहिए, उसकी टी हाफ ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि उस टी हाफ का यूज करते हुए हम किसी भी ऑर्डर को जो आपको दिया हुआ है उसकी रिएक्शंस निकाल टी हाफ निकाल सकते हैं, उस ऑर्डर की रिएक्शंस का टी हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए और सेकंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। हो सकता है हम nth ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे। थैंक यू।